हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एचवीएसी मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं गल्फ में या इंडिया में कहीं भी जॉब के लिए, तो आपसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग लेकर आए हैं और इसी पे डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स करेंगे, है ना। अभी तो ये 10 क्वेश्चन है, अभी आप देख रहे हैं हम लोग 10 क्वेश्चन जो टॉप 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन, ऐसे करके काफी एक सीरीज आएगी इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आंसर बताए जाएंगे आपको विथ डीप एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको वो हमेशा दिमाग में याद रहे, बैठा रहे। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें कि वो हमारे कौन से ऐसे 10 क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं गल्फ के इंटरव्यू के लिए या इंडिया में। तो पहला आप देख रहे हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चिलर, है ना। कितने तरह के चिलर्स होते हैं? एयर कूल्ड चिलर है, वाटर कूल्ड चिलर है, सेंट्रीफ्यूगल चिलर है, तो कितने तरह के चिलर होते हैं, कैसे हम उनको जवाब देंगे। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चिल वाटर पंप्स, है ना। चिल वाटर पंप्स के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, इसको हम लोग कैसे जवाब देंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमरी पंप, प्राइमरी पंप है उसका क्या काम है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ सेकेंडरी पंप, सेकेंडरी पंप है उसका क्या काम है, वो क्या काम करता है, किस लिए उसको लगाया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि कितने तरह के कूलिंग टावर्स होते हैं, आपने कितने प्रकार के कूलिंग टावर्स पे काम किए हैं, है ना। तो उसको आपको जवाब देना है। उसके बाद पूछा जाता है व्हाट इज द कूलिंग टावर रेंज, ये हमेशा मतलब आप कोई भी इंटरव्यू में जाओ और आपके से ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो तो वो इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होता है। उसके साथ साथ आपसे अप्रोच भी पूछी जाती है कि व्हाट इज द कूलिंग टावर अप्रोच, कूलिंग टावर अप्रोच क्या होती है, कूलिंग टावर अप्रोच क्या इफेक्ट करती है कूलिंग टावर पे, बढ़ेगी तो क्या होगा, घटेगी तो क्या कूलिंग टावर पे इफेक्ट आएगा, किस मौसम में किस मौसम में कौन सी अप्रोच होती है, ज्यादा किस मौसम में होती है, कम किस मौसम में होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है ना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, जैसे आप जवाब दे देंगे तो सीधे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ डज इट इफेक्ट व्हेन कूलिंग टावर अप्रोच इंक्रीजेस एंड व्हाई। तो कूलिंग टावर अगर बढ़ता है तो क्या इफेक्ट करता है ना, और क्यों इफेक्ट करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आपसे पूछे जाते हैं व्हाट शुड वी डू व्हेन कूलिंग टावर अप्रोच इंक्रीजेस, अगर कूलिंग टावर की अप्रोच बढ़ रही है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। ये हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्योंकि मेंटेनेंस में आप लोगों को यही देखना है। मौसम को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मौसम को बढ़ने से अगर अप्रोच बढ़ रही है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकते हैं जिससे आपकी जो आपकी अप्रोच है, अप्रोच को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, अगर आपने इस जो सवाल का जवाब दे दिया तो 100% आपका सिलेक्शन होना है। व्हाट इज द वर्क ऑफ फ्लो स्विच, फ्लो स्विच का काम क्या है और उसको कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है चिलर में। तो ये मेनली क्वेश्चंस है आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में आपसे डिस्कस करेंगे। तो अब बारी बारी से हम लोग हर एक क्वेश्चंस को डीप में डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चिलर। तो चिलर के जो दो तरह के चिलर होते हैं, अगर हम लोग बात करें, है ना, मेनली एयर कूल्ड, कंडेंसेशन की भी हम बात कर रहे हैं कि जो ऑन द बेसिस ऑफ कंडेंसेशन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंडेंसेशन, आप कंडेंसेशन मतलब रेफ्रिजरेंट का कंडेंसेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेफ्रिजरेंट कंडेंसेशन दो टाइप के चिलर होते हैं। पहला जो आपका होता है एयर कूल्ड चिलर होता है, ठीक है, और जो दूसरा चिलर होता है आपका वो वाटर कूल्ड चिलर होता है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि एयर कूल्ड चिलर कैसा है, वाटर कूल्ड चिलर कैसा है। इसमें आप एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड में डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना। सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये फैन लगा हुआ है, यहाँ पे फैन लगा हुआ है, और ये कंडेंसर की फिन्स है, कंडेंसर का कूलिंग जो कंडेंसर की कॉइल है ना, ये भी आपको कंडेंसर की कॉइल दिख रहा है। तो जो हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, जहाँ रेफ्रिजरेंट कंडेंस होता है कंप्रेशन के बाद, वो यहाँ से एयर करता है, एयर सक होती है, और के एयर की हेल्प से जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंस होता है, फिर उसके बाद वो इवापोरेटर में जाता है, एक्सपेंशन होता है ना। उसके बाद अगेन हमारा चिल वाटर आता है और इवापोरेटर में चिल वाटर जाता है। तो सेम जो हमारा वाटर कूल्ड चिलर में है, इसमें आप देखेंगे कि इवापोरेटर आपको दिख रहा है, ये आपका इवापोरेटर हो गया, है ना।
और लेकिन इसमें आपको कंडेंसर भी दिख रहा है, बट इसमें जो कंडेंसेशन हम कर रहे हैं, इस जो कंडेंसर में आप देखेंगे जो हम कंडेंसेशन कर रहे हैं वो एयर कूल्ड नहीं होता है। यहाँ पे हम वाटर कूल्ड करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कूलिंग टावर लगाते हैं, है ना, और कूलिंग टावर से ठंडा पानी आता है और गर्म पानी कूलिंग टावर में जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये दो फर्क होता है एयर कूल्ड चिलर में और वाटर कूल्ड चिलर में। उसके बाद अगर आप कैपेसिटी का जाएं तो जो एयर कूल्ड चिलर है वो कम कैपेसिटी में आता है, वाटर कूल्ड चिलर हायर कैपेसिटी में आता है। जैसे आप बात करें कि 800 टीआर का चिलर आता है ना, 1000 टीआर का चिलर आता है वाटर कूल्ड चिलर, 2000 टीआर का भी वाटर कूल्ड चिलर आता है। लेकिन एयर कूल्ड चिलर की आप बात करेंगे तो वो आपका 75 टीआर का आ जाएगा, वो आपका 150 टीआर तक का भी आ जाता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 टीआर का आ जाता है ना। इसी के बीच में आप जनरली देखेंगे कि लाई करता है एयर कूल्ड चिलर। तो ये दो डिफरेंस है, आपसे पूछ भी सकता है कि एयर कूल्ड चिलर में और वाटर कूल्ड चिलर में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हैं कि कैपेसिटी इनकी कम होती है एयर कूल्ड चिलर की, वाटर कूल्ड चिलर की कैपेसिटी ज्यादा होती है ना। और जो एयर कूल्ड चिलर होता है उसमें हम कंडेंस जो रेफ्रिजरेंट करते हैं वो एयर से करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर से करते हैं। लेकिन जो वाटर कूल्ड चिलर होता है उसमें हम कंडेंस वाटर के थ्रू अपने रेफ्रिजरेंट को कंडेंस करते हैं। ठीक है, ये आपका जवाब होना चाहिए। उसके बाद ये तो ऑन द बेसिस ऑफ आपने वाटर वो बता दिया कि कंडेंसेशन पे। अब हम बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसर, कि कंप्रेसर पे कितने तरीके के होते हैं। जैसे हमारा एयर कूल्ड चिलर है, तो एयर कूल्ड चिलर भी दो तरीके का होता है ना, जैसे आप ये देख रहे हैं। तो एयर कूल्ड चिलर भी दो तरीके का होता है। दो तरीका कौन कौन सा होता है, एक तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपका स्क्रॉल कंप्रेसर, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसर। तो मैं क्वेश्चन में ही आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि एयर कूल्ड चिलर कितने तरीके के होते हैं। अभी जो पहला क्वेश्चन था कि चिलर कितने तरीके के होते हैं, तो आपने बता दिया कि दो तरीके के होते हैं। पहला आपने बता दिया एयर कूल्ड और दूसरा आपने बता दिया वाटर कूल्ड। लेकिन इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि एयर कूल्ड चिलर भी कितने तरीके का होता है ना। आप जो आंसर देंगे उसी आंसर में से इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है। तो आपको बताना है कि जी एयर कूल्ड चिलर जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है स्क्रॉल कंप्रेसर, है ना, कि जिसमें स्क्रॉल कंप्रेसर लगा हुआ होता है। ये देखिए ये जो चिलर है आपको जो दिख रहा है सामने में, ये एयर कूल्ड चिलर है। यहाँ पे कंडेंसेशन के लिए आपका देखे कंडेंसर का फैन लगा हुआ है, और ये आपकी कंडेंसर की कॉइल है ना, ये आपका फिन्स है, इसके अंदर कूलिंग कॉइल, सॉरी, आपका कंडेंसर वाली कॉइल चल रही है जिसके अंदर आपका गैस रेफ्रिजरेंट चल रहा है और उसके बाद कंडेंस होता है वो। लेकिन आप ये जो देख रहे हैं, ये जो लंबा सा खड़ा है सिलेंडर टाइप का, ये आपको इसको स्क्रॉल कंप्रेसर बोलते हैं, है ना। तो जिस स्क्रू चिलर में, सॉरी, जिस एयर कूल्ड चिलर में स्क्रॉल कंप्रेसर लगा हुआ है ना, स्क्रॉल कंप्रेसर लगा हुआ है, उस चिलर को हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल कंप्रेसर एयर कूल्ड चिलर, है ना, स्क्रॉल कंप्रेसर एयर कूल्ड चिलर। तो ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप होता है स्क्रू चिलर। जो एयर कूल्ड चिलर आता है वो स्क्रू कंप्रेसर के साथ भी आता है ना। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये चिलर है सेम, ये भी एयर कूल्ड चिलर है, बट इसमें आप जो ये कंप्रेसर देख रहे हैं, ये जो लेटा हुआ कंप्रेसर है बट हॉरिजॉन्टली, ये स्क्रू कंप्रेसर है ना। स्क्रू कंप्रेसर के बारे में डेफिनेट डिटेल हम लोग वीडियो लाएंगे, आपको समझाएंगे कि स्क्रू कंप्रेसर कैसा होता है। बट आप ये समझे कि इसमें स्क्रू कंप्रेसर लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसको स्क्रू कंप्रेसर एयर कूल्ड चिलर बोलते हैं। तो ये दूसरे तरीके का होता है। इन दोनों में जो कैपेसिटी का फर्क आता है, स्क्रू चिलर आपका हायर कैपेसिटी पे आ जाता है, आपका 150 टीआर पे आ जाएगा, है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 टीआर तक का आ जाएगा। लेकिन जो स्क्रॉल चिलर होता है, स्क्रॉल एयर कूल्ड चिलर जो होता है, वो आपका 50 टीआर का भी आ जाएगा, वो आपका 75 टीआर का आ जाएगा, है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 टीआर का आ जाएगा। तो कुछ होती है कंपनियां कुछ ज्यादा ही बनाती हैं, लेकिन जनरली आप देखेंगे 75, 60, 80, 100 टीआर में एयर कूल्ड स्क्रॉल चिलर आता है। और एयर कूल्ड स्क्रू चिलर आपका 150 से 200, 125 टीआर के बीच में आता है। तो ये एयर कूल्ड चिलर के दो टाइप्स हो गए। अब आपसे पूछ सकता है कि वाटर कूल्ड चिलर जो होते हैं हमारे, वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो आप वाटर कूल्ड चिलर को भी बता सकते हैं कि वाटर कूल्ड भी चिलर दो तरह का होता है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रू कंप्रेसर। वाटर कूल्ड चिलर में भी स्क्रू कंप्रेसर लगाए जाते हैं, है ना। ये देखिए ये स्क्रू कंप्रेसर है।
तो पहला तो हो गया वाटर कूल चिलर का जो स्क्रू चिलर, जिस वाटर कूल चिलर में स्क्रू कंप्रेसर लगा हुआ है वो स्क्रू कंप्रेसर चिलर कहलाता है। तो ये पहला हो गया। और दूसरा आपका क्या हो गया, वाटर कूल सॉरी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर चिलर। जिस चिलर में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर लगा हुआ है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल वाटर कूल चिलर बताते हैं, बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका वाटर कूल चिलर का भी दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। इनमें अगर कैपेसिटी की बात करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल चिलर हाईयर कैपेसिटी में आता है, 800 टीआर हो गया है ना, 600 टीआर हो गया, ठीक है, 450 टीआर भी हो गया, उसके बाद आपका 1200 टीआर भी हो गया, ठीक है। और जो मैक्सिमम जो मैंने देखा है वो 2000 टीआर का भी देखा है। ये होते हैं वाटर कूल चिलर की कैपेसिटी रेंज। लेकिन जो एयर कूल चिलर में अगर आप पूछोगे, सॉरी स्क्रू चिलर में अगर आप पूछोगे वाटर कूल स्क्रू चिलर की कैपेसिटी कितनी आती है, तो आपकी 200 टीआर, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 250 टीआर। जो मैंने देखा लास्ट वो 350 टीआर का भी आपको स्क्रू चिलर देखा है। उसके नीचे आप आ जाओगे 150 टीआर, 175 टीआर। तो इतने कैपेसिटी में भी ये स्क्रू वाटर कूल चिलर आते हैं। तो ये हो गए आपके चिलर के टाइप, है ना। दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चिल्ड वाटर पंप्स एंड देयर एप्लीकेशन, कितने तरह के चिल वाटर पंप्स होते हैं। तो चिल वाटर पंप्स जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं, अभी इसमें हम लोग 2 तरीके की बात करेंगे, है ना। पहला होता है आपका प्राइमरी पंप, दूसरा होता है सेकेंडरी पंप, एक और तीसरा होता है जो अब आज की डेट में नहीं यूज होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग में ज्यादातर यूज होता है, बड़े एरिया में यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी पंप, है ना। टर्शरी पंप का भी काम एक ही होता है, सेकेंडरी पंप की तरह होता है, ठीक है, टर्शरी पंप। तो प्राइमरी पंप क्या काम करता है, क्या एप्लीकेशन है प्राइमरी पंप का। प्राइमरी पंप एएचयू से पानी लेता है, ठीक है, एएचयू से पानी लेता है और एएचयू से पानी लेकर कहाँ भेजता है, चिलर में भेजता है। ये आपका चिलर हो गया। तो आपको बस इतना जवाब देना है ना। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका प्राइमरी पंप है, ये आपका एयर हैंडलिंग यूनिट है। तो ये कहाँ से देख रहे हैं, ये यहाँ से पानी लिया, है ना, और ये यहाँ से पानी लेकर 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 आप देखेंगे कहाँ लेकर आ गया, चिलर में भेज दिया। ये प्राइमरी पंप है। ये इतना है प्राइमरी पंप का काम। आपको सिर्फ इतना बताना है कि सर ए प्राइमरी पंप एएचयू से चिलर लेता है, जिसको रिटर्न पाइप के थ्रू, जिसको हम लोग रिटर्न चिल्ड वाटर पाइप बोलते हैं, है ना, और चिलर में पानी देता है। इतना ही काम है प्राइमरी पंप का। सेकेंडरी पंप क्या काम करता है, तो आप देखेंगे जैसे ही चिलर से पानी निकल रहा है ना, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूँ। जैसे ये चिलर से आपका पानी निकल रहा है यहाँ से, ये यहाँ से पानी लेता है, ठीक है, सेकेंडरी पंप चिलर से पानी लेता है और कहाँ पानी दे रहा है, ये देखिए एएचयू में पानी दे रहा है ना। तो सेकेंडरी पंप का काम क्या हो गया कि सेकेंडरी पंप चिलर से पानी लेगा और कहाँ पानी भेजेगा, एएचयू में पानी भेजेगा। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी पंप का काम, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा सर्किट से भी कि ये प्राइमरी पंप ने एएचयू से पानी लिया, है ना, और चिलर को पानी दिया। सेकेंडरी पंप ने हमारा चिलर से पानी लिया, ठीक है, और एएचयू को पानी दिया, और ये सर्किट हमारी कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो ये है सिस्टम हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी पंप का काम करने का तरीका। इस तरह से आपको जवाब देना है। आपका जो चौथा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर, कूलिंग टावर कितने तरीके के होते हैं। देखिए कूलिंग टावर के काफी टाइप्स होते हैं। आप सबसे पहले आपको बताना है कि एयर के फ्लो के बेसिस पे बताना है आपको, ऑन द बेसिस ऑफ एयर फ्लो, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एयर फ्लो, ठीक है। तो एयर फ्लो में मैकेनिकल ड्राफ्ट, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स और फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स। अब ये इंड्यूस ड्राफ्ट क्या होता है, फोर्स ड्राफ्ट क्या होता है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया ना शुरू में कि इस इंटरव्यू के क्वेश्चंस का जो मैं आंसर कर रहा हूँ वो एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, ताकि आपको याद करने की जरूरत ना रहे। आप एक बार वीडियो देखें और आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स होता है, इन दीज टावर्स फैंस आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द टावर पुलिंग एयर थ्रू द टावर। मतलब जिसमें इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में हमारा जो फैन लगा होता है वो कूलिंग टावर के टॉप पे लगा होता है और वो एयर को सक करता है फिल से, है ना। और फोर्स ड्राफ्ट में क्या होता है कि ये फोर्स ड्राफ्ट में, इन फोर्स ड्राफ्ट टावर्स फैंस आर लोकेटेड एट द बॉटम
पुशिंग एयर अपवर्ड्स थ्रू द टावर। तो फोर्स ड्राफ्ट में क्या होता है, हमारा जो फैन होता है कूलिंग टावर का, वो नीचे की तरफ लगा होता है और हवा ऊपर की तरफ फेंकता है। अब वो कैसा होता है मैं नेक्स्ट स्लाइड में अभी आपको बताऊंगा। फिर दूसरा जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर फ्लो। एक तो हो गया एयर फ्लो, अब बात आती है वाटर फ्लो, है ना। कूलिंग टावर में दो चीज फ्लो करते हैं, एक तो एयर फ्लो करती है और दूसरी वाटर फ्लो करती है। वाटर भी आ रहा है आपका कंडेंसर से और एयर एटमॉस्फेयर से फैन के थ्रू, है ना। एयर और वाटर, इन इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होता है। एयर पानी को ठंडा करती है ना, और पानी अपनी हीट एयर को दे देता है। तो इस तरह से इन दोनों में हीट का आदान प्रदान होता है। तो इसलिए एयर के बेसिस पे फ्लो, एयर के फ्लो के बेसिस पे दो तरह के कूलिंग टावर होते हैं अगर हम बोलेंगे तो, और वाटर के बेसिस पे भी दो तरह के कूलिंग टावर होते हैं। जिसको हम बोलते हैं क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर, है ना। क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर, क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर क्या होता है, इन क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर्स द वाटर फ्लोज वर्टिकली डाउनवर्ड while the air flows horizontally across the flow of water। क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर में है कि पानी आपका इस तरह से गिरेगा, ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा, और जो हवा है आपकी इसके आपका क्रॉस में जाएगी, है ना, हॉरिजॉन्टल में जाएगी। ये वर्टिकली गिर रहा है, ये आपका पानी है, ये आपकी एयर ऐसे है। अभी हम देखेंगे इसको आगे कैसे कर रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। काउंटर फ्लो कूलिंग टावर में क्या होता है, काउंटर फ्लो कूलिंग टावर में होता है कि पानी आपका ऊपर से नीचे तो गिर रहा है और हवा भी आपकी नीचे से ऊपर बह रही है ना। इस तरह से काउंटर फ्लो हम लोग कूलिंग टावर को बोलते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा। These are more efficient compared to cross flow cooling towers, है ना। जितने भी कूलिंग टावर्स हैं, जो हमारा एफिशिएंटली कूलिंग टावर है, जो काउंटर फ्लो कूलिंग टावर है, वो क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर से ज्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है। अब ये देखिए मैंने आपको बताया ना इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर, अभी मैं इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर को एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे होते हैं। ये देखिए आपके सामने कूलिंग टावर है, इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस ड्राफ्ट। इंड्यूस ड्राफ्ट में आप देखेंगे कि जो आपका फैन है, फैन कूलिंग टावर के टॉप पे लगा हुआ है और ये हवा ऊपर डिस्चार्ज कर रहा है, ऊपर हवा फेंक रहा है एटमॉस्फेयर में। जब ये ऊपर हवा फेंकेगा तो हवा इसके पास कहाँ से आएगी, नीचे से आएगी। इस तरह से हवा आएगी, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से हवा जा रही है, ये नीचे से हवा जा रही है और ये फिल से होते जा रही है। मतलब ये आप एक तरह से इस तरह से इसको ऐसे भी समझ लें कि हवा जो है ये फिल से सक कर रहा है ना, ये फिल से सक कर रहा है, हवा दे सक कर रहा है ये फिल्स के थ्रू, और कहाँ फेंक रहा है, ऊपर एटमॉस्फेयर में। लेकिन फोर्स ड्राफ्ट में क्या होता है, फोर्स ड्राफ्ट में जो फैन होता है, देखिए फैन नीचे लगा होता है और फैन एटमॉस्फेयर से हवा लेके फिल्स पे फेंकता है, फिल्स पे फेंकता है ना, ये फिल्स पे ऐसे फेंकता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो पंखा, क्या होता है कि हवा, जो हवा फेंकता है ना, वो कुछ पार्ट्स ऑफ फिल्स पे ही फेंक पाता है, यहाँ पे फेंक पाता है, पूरी फिल्स पे नहीं फेंक पाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो एफिशिएंसी कम होती है, इसकी जो एफिशिएंसी डाउन होती है अपना फोर्स ड्राफ्ट की। इसलिए हमेशा आप देखेंगे इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर ही लगाया जाता है हर जगह पे, इसलिए क्योंकि यहाँ से भी ये हवा सक कर रहा है, इधर से भी ये हवा सक कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है, जो हवा होती है हर एक फिल्स के हर एक कॉर्नर से टकराती है जहां पे पानी होता है, और पानी ज्यादा ठंडा होता है। तो आपसे पूछेगा इंटरव्यूअर कि क्रॉस फ्लो सॉरी इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर और फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर में सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन होता है, तो आपको जवाब देना है कि सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट होता है वो हमारा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि क्रॉस फ्लो और काउंटर फ्लो कूलिंग टावर क्या होता है, तो सबसे पहले क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर की हम लोग बात कर लें। क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पानी, ये देखिए ये आपका पानी नोजल दिख रहा है ना, यहाँ पे इस तरह से आपका कंडेंसर पाइप आता है, पानी आता है, यहाँ पे ये पानी गिर रहा है फिल्स में, इस तरह से आप देखें वर्टिकली पानी गिर रहा है ना, पानी इस तरह से वर्टिकल गिर रहा है। और ये ऊपर में इंड्यूस्ड ड्राफ्ट टाइप का फैन लगा हुआ है ऊपर में, है ना। ये हवा को यहाँ से ऐसे ले रहा है ना, हवा को मैं थोड़ा दूसरे कलर से आपको दिखा देता हूँ। ये हवा को यहाँ से इस तरह से खींच रहा है ऐसे, ये हवा को इस तरह से ऐसे खींच रहा है, यहाँ से भी हवा को ये ऐसे खींच रहा है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा पानी इस तरह से आ रहा था, वर्टिकल आ रहा है पानी, है ना, ये ऐसा हो गया। मैं इसको थोड़ा सा कलर में दिखा दूं कि पानी हमारा ऐसे नीचे आया और हवा कैसे फ्लो हो रही है, हवा आप देखेंगे इस तरह से आपकी हवा ऐसे फ्लो होके ऐसे हो रही है ना। तो यहाँ पे कहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है पानी और एयर का, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है। तो ये कैसे है, क्रॉस फ्लो, है ना, ये देखो क्रॉस बन रहा है ना इस तरह से,
इस तरह से क्रॉस बन रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग हमने बोला क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर, है ना। अब बात करते हैं काउंटर फ्लो कूलिंग टावर की, ठीक है। काउंटर फ्लो कूलिंग टावर, अब देखिए काउंटर फ्लो कूलिंग टावर में क्या हो रहा है, हमने इंड्यूस ड्राफ्ट वाला ही फैन यूज किया है ना। एयर फ्लो में ये इंड्यूस ड्राफ्ट टाइप कहलाएगा, और वाटर फ्लो में आप देखेंगे कि ये आपका नोजल लगा हुआ है, यहाँ पे आपका पाइप कनेक्ट हो रहा है, ये आप देखें, ये आपका, एक मिनट, ये आपका कंडेंसर हरे पाइप से आता है ना, कंडेंसर पाइप हो गया, यहाँ पे पानी आया, यहाँ नोजल लगी हुई है, अब ये पानी यहाँ पे स्प्रे हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर से दिखाऊंगा, ये आपका पानी, ये पानी यहाँ पे ऐसे स्प्रे हो रहा है, छोटा छोटा पानी, ये फिल्स है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये फिल्स है ना, ये लिखा हुआ फिल्स मटेरियल, यहाँ पे पानी इस तरह से गिर रहा है, ऐसे पानी गिर रहा है, वर्टिकली पानी गिर रहा है ना, इस तरह से पानी गिर रहा है। और हवा कैसे फ्लो हो रही है, हवा भी आप देखेंगे इसमें सेम, यहाँ से हवा ऐसे चली और फिल्स में कहाँ हो रही है, ऐसे उठ रही है, ऐसे उठ रही है ना, ये इस तरह से गई। तो अब हवा और फ्लो की डायरेक्शन क्या हो गई, हवा हवा हमारी ऐसे चल रही है, और पानी कैसे चल रहा है, पानी का जो फ्लो हो रहा है वो पानी इस तरह से नीचे गिर रहा है ना, फिल्स में इस तरह से नीचे गिर रहा है। तो आप देखेंगे ये काउंटर फ्लो हो गया ना, एक काउंटर फ्लो का मतलब अगेंस्ट में है ना, एक इसके इधर जा रहा है तो एक इधर आ रहा है, तो इसलिए हम इसको काउंटर फ्लो बोलते हैं। काउंटर फ्लो में क्या होता है, आप काफी टाइम तक एयर जो होती है वो फिर इसके वाटर के कांटेक्ट में होती है, फिल्स का साइज आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे बहुत टाइम तक जाती है, धीरे 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 धीरे, तो इसलिए जितना देर तक कांटेक्ट में रहेगी एयर वाटर के, उतना ज्यादा कूलिंग होगी, इतनी ज्यादा अच्छी कूलिंग होगी पानी की। तो इसलिए हम अगर क्वेश्चन में इंटरव्यूअर पूछता है कि क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर और काउंटर फ्लो कूलिंग टावर में कौन एफिशिएंट होता है, तो आपको बोलना है काउंटर फ्लो कूलिंग टावर एफिशिएंट होता है। ये वैसे भी लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है कि ये स्पेस ज्यादा लेता है, ये स्पेस कम लेता है, ठीक है। तो ये हमारे कूलिंग टावर के टाइप हो गए। अब अपना हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कूलिंग टावर रेंज। तो कूलिंग टावर रेंज मेरे हिसाब से सबको पता होगा कि जो कूलिंग टावर रेंज होता है वो डिफरेंस होता है कि क्या पानी कूलिंग टावर में इन कर रहा है, जैसे कि मैंने एक और वीडियो में बताया होगा कि अगर हमारा कूलिंग टावर है, ये पानी इन कर रहा है, इसका टेम्परेचर अगर T1 है, और ये कूलिंग टावर है, पानी इसका आउट कर रहा है और इसका टेम्परेचर T2 है, तो जो रेंज होती है वो रेंज होता है T1 माइनस T2, है ना। तो ये हॉट वाटर हो गया, हॉट वाटर इनलेट, ये आपका कूल्ड वाटर हो गया, है ना। तो अगर डिफिनेशन में बोलेंगे तो रेंज ऑफ कूलिंग टावर, यहाँ लिखा हुआ कूलिंग टावर रेंज इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट वाटर इनलेट टेम्परेचर, ये आपका हॉट वाटर इनलेट टेम्परेचर हो गया, ये हॉट वाटर इनलेट टेम्परेचर हो गया, एंड द कोल्ड वाटर आउटलेट टेम्परेचर, ये आपका T2 कोल्ड वाटर आउटलेट टेम्परेचर हो गया, ये आपका कोल्ड वाटर था, है ना। तो रेंज का जो आपको फॉर्मूला डेफिनेशन से मैंने फॉर्मूला भी आपको समझा दिया। तो कूलिंग टावर की जो रेंज होती है वो हॉट वाटर इनलेट टेम्परेचर माइनस कोल्ड वाटर आउटलेट टेम्परेचर, ये आपको याद रखना है, और इंटरव्यूअर को भी आपको यही जवाब देना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कूलिंग टावर अप्रोच। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अप्रोच आज तक लोग समझ नहीं पाए हैं, है ना, आपको भी समझना है कि अप्रोच होती क्या है। अप्रोच को मैं ब्रीफ करने से पहले बता दूं कि अप्रोच का वर्ड होता है, जैसे आप वर्ड मीनिंग पहले आप समझ गए हैं तो आप सब चीज समझ जाएंगे, है ना। जैसे आपका दोस्त आपके पास बोलता है कि यार मैंने उससे उससे अप्रोच लगाई मेरे एडमिशन के लिए, अप्रोच का मतलब पहुंच। आप, जैसे एक आप हो, ठीक है, यहाँ पे मान मान के चलो ये आप हो, यू, है ना, ये आप हो, आपका एडमिशन होना है, ये प्रिंसिपल साहब हैं और एडमिशन नहीं करा सकते हैं, तो आप क्या करते हो, इनके पास अप्रोच लगाते हो, आप यहाँ तक ही जा सकते हो एडमिशन के लिए, इनके ऊपर आप नहीं जा सकते हो, तो आप इनके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, है ना। अब आपकी कितनी पहुंच है, कितना आप इससे लगाव रखते हैं, आप पहुंच सकते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं अप्रोच। तो सेम इसी तरह से हमारा ये भी है, क्या बोलते हैं, अप्रोच कूलिंग टावर में भी होता है। तो अब मैं आपको अप्रोच समझा दूं कि अप्रोच है क्या। Cooling tower approach is defined as the temperature difference between the cold water outlet temperature, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा कूलिंग टावर है, तो इसमें जो हमारा नीचे से कोल्ड वाटर आउटलेट टेम्परेचर हो रहा है, ये सपोज कर लो हमारा T1 है, ठीक है, कोल्ड वाटर आउटलेट टेम्परेचर एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर, ठीक है।
अब यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है, एयर का दो टेम्परेचर होता है, एक होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर जिसको हम लोग डीबीटी बोलते हैं, मान के चलो डीबीटी उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का 26 डिग्री सेल्सियस है ना, और वेट बल्ब टेम्परेचर, सॉरी 26 नहीं 36 इसको कर लीजिए, और वेट बल्ब टेम्परेचर मान लीजिए इसका 28 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो अब ये जो कोल्ड वाटर आउटलेट टेम्परेचर है, जो कूलिंग टावर कितना ठंडा कर सकता है, वो कहां तक ठंडा कर सकता है, 28 तक। मतलब जो वेट बल्ब टेम्परेचर है ना वहां तक ही ठंडा कर सकता है, तो हम लोग इसको बोलेंगे अप्रोच। जो कूलिंग टावर के अप्रोच है, ठंडा करने के अप्रोच है, कहां तक अप्रोच है, 28। इससे नीचे कूलिंग टावर का टेम्परेचर आ ही नहीं सकता है, इससे ज्यादा कूलिंग टावर पानी ठंडा नहीं कर सकता है। वेट बल्ब के एटमॉस्फेयर के जो भी वेट बल्ब का टेम्परेचर है उससे कम नहीं कर सकता है, उससे ज्यादा ही रहेगा। जैसे अगर 28 वेट बल्ब टेम्परेचर है तो जो कोल्ड वाटर आउटलेट आ रहा है कूलिंग टावर का, जो ठंडा पानी आ रहा है, जैसे पानी यहाँ से इन हुआ, ये आपका हॉट वाटर हो गया, है ना। हॉट वाटर मान लो आपका था 34, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 34, है ना। T1 ये आपका हॉट वाटर है और ये आपका T2 कोल्ड वाटर है। तो अब ये T2 का टेम्परेचर कितना हो सकता है, ये 29 हो सकता है, 30 हो सकता है, लेकिन 27 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, कि कूलिंग टावर 28 डिग्री तक ही ठंडा कर सकता है। तो यहाँ पे 28 डिग्री जो है वेट बल्ब टेम्परेचर है वो कूलिंग टावर के लिए प्रिंसिपल है, और हॉट वाटर जो टेम्परेचर है वो कूलिंग टावर के लिए आप हो। अब जो हॉट वाटर आ रहा है वो यहां तक ही अप्रोच लगा सकता है, 28 तक ही अप्रोच पहुंच सकता है, ठंडा कर सकता है, उससे नीचे नहीं करेगा। तो इसी के बीच के डिफरेंस को हम लोग अप्रोच बोलते हैं, कि कूलिंग टावर ने कितना पानी ठंडा किया, है ना, कितना पानी ठंडा किया और कितना वो कर सकता था। कितना कर सकता था, वेट बल्ब टेम्परेचर। कितना ठंडा किया, वो कूलिंग टावर का आउटलेट हो गया, है ना, कूलिंग टावर का आउटलेट टेम्परेचर। कोल्ड वाटर टेम्परेचर, है ना, कोल्ड वाटर टेम्परेचर जो T2 है, और वेट बल्ब टेम्परेचर हमारा किसका, एटमॉस्फेयर का। तो इसी को हम लोग अप्रोच बोलते हैं, है ना। अगर आपकी अप्रोच 0 है तो मतलब आप समझिए कि कूलिंग टावर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। 34 डिग्री सेल्सियस कूलिंग टावर का टेम्परेचर है और वो 32 डिग्री सेल्सियस ठंडा कर रहा है, ठीक है। और कितना कर सकता था, 28 कर सकता था। तो अभी टेम्परेचर कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस ठंडा उसने किया। कितना कर सकता था, 28 डिग्री किया। तो 4 डिग्री सेल्सियस का आपकी अप्रोच आ रही है, तो ये बहुत ज्यादा अप्रोच है। मतलब कि कूलिंग टावर अभी आपका कम से कम 28 तक ठंडा कर सकता था, बट इसने उतना नहीं किया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कूलिंग टावर में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ इशू है, अप्रोच आपकी बढ़ रही है ना। तो अप्रोच आपकी बढ़ना नहीं चाहिए। तो अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा कि कूलिंग टावर अप्रोच इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड वाटर आउटलेट टेम्परेचर, है ना, कोल्ड वाटर आउटलेट टेम्परेचर एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर। The wet bulb temperature represents the lowest temperature that can be achieved through evaporating coil under the given atmospheric condition। तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेट बल्ब टेम्परेचर ही लोवेस्ट टेम्परेचर है जिस जहां तक कूलिंग टावर ठंडा कर सकता है। मतलब वेट बल्ब जो एयर का वेट बल्ब टेम्परेचर है वही एक मिनिमम टेम्परेचर है जहां तक कूलिंग टावर पानी को ठंडा कर सकता है, उससे नीचे नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपका कूलिंग टावर वेट बल्ब टेम्परेचर तक पानी ठंडा कर रहा है, उसके आसपास कर रहा है, 1 डिग्री का डिफरेंस है, 2 डिग्री का डिफरेंस है, तो आपका कूलिंग टावर ठीक काम कर रहा है। उससे ज्यादा ठंडा कूलिंग टावर नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो 4-6 डिग्री का डिफरेंस बना रहा है, इसका मतलब आपकी अप्रोच बढ़ रही है, और अगर आपकी अप्रोच बढ़ती है तो कूलिंग टावर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखो लिखा हुआ भी, ए लोअर अप्रोच इंडिकेट्स बेटर परफॉर्मेंस बिकॉज इट मींस दैट द कूल्ड वाटर इज क्लोजर इन टेम्परेचर टू द वेट बल्ब टेम्परेचर इंडिकेटिंग मोर एफिशिएंट हीट ट्रांसफर, है ना। ए लोअर अप्रोच इंडिकेट्स बेटर परफॉर्मेंस, कि लोअर अप्रोच टेम्परेचर अगर लोअर है, लो है, कम है आपकी अप्रोच, इसका मतलब है कि कूलिंग टावर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एफिशिएंसी उसकी अच्छी है, ठीक है। आ, फिर बोलता है व्हाट शुड वी डू व्हेन कूलिंग टावर अप्रोच इंक्रीजेस। देखिए आ गया ना। अगर अच्छा वो क्यों नहीं पूछा कि कूलिंग टावर अप्रोच कम हो रही तो क्या क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए।
कूलिंग टावर की अगर अप्रोच कम हो रही है तो वो हमारे लिए अच्छी बात है, अगर एक है दो है तो अच्छी बात है, उसमें हमको कुछ नहीं करना और खुश होने की बात है ना। लेकिन अगर कूलिंग टावर की अप्रोच बढ़ रही है, 4, 5, 6 डिग्री सेल्सियस की आ रही है, तो आपका क्या नुकसान है कि कूलिंग टावर की इफिशियंसी डाउन हो जाएगी। इफिशियंसी डाउन कैसे हो जाएगी? पानी हमारा ठंडा नहीं करेगा कूलिंग टावर, है ना, गर्म पानी आएगा और गर्म पानी ही निकल के चिलर में चला जाएगा, है ना। अगर 34 डिग्री सेल्सियस का पानी आएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेल्सियस का पानी आपके चिलर में चला जाएगा, जबकि चिलर को कितना चाहिए? 30 डिग्री सेल्सियस। तो 2 डिग्री सेल्सियस का पानी अगर ज्यादा जाएगा चिलर में तो वो आपका हेड प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, है ना। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका चिलर सर्च करेगा, आपकी प्रॉपर कूलिंग नहीं होगी और भी कई तरह के रीजन आएंगे। तो अप्रोच को बढ़ाने के लिए क्या हम कर सकते हैं, सॉरी कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अप्रोच कम होने के लिए बहुत सारे रीजन है। अगर आप मान के चलें कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी अप्रोच अभी एटमॉस्फेयर अगर आपका 28 डिग्री सेल्सियस है, 28 डिग्री वेटेबल टेम्परेचर है, और आपको 30 डिग्री सेल्सियस देना था चिलर में, पानी 30 डिग्री सेल्सियस ठंडा करना चाहिए, और आपका जो टेम्परेचर डिजाइन है कि 35 डिग्री सेल्सियस मेरा गर्म पानी आएगा और उसको 30 डिग्री सेल्सियस ठंडा करना चाहिए, तो आपकी अप्रोच कितनी बनती? 2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 35 डिग्री का पानी आ रहा है और वो 32 डिग्री ठंडा हो रहा है ना। तो और वेटेबल टेम्परेचर 28 है, इस केस में आपका जो अप्रोच है 4 डिग्री सेल्सियस बन रही है। अगर आपका इनलेट पानी सही जा रहा है ना, इनलेट पानी सही जा रहा है शुरू शुरू में, है ना, तो इसका मतलब कि कूलिंग टावर में प्रॉब्लम है। आपको फिर कूलिंग टावर की प्रॉब्लम चेक करना है ना। तो क्या हो सकता है कि चेक वाटर फ्लो रेट्स, जो वाटर फ्लो रेट्स हैं आपके कूलिंग टावर के, हो सकते हैं वो कम हैं। तो अगर सपोज कर लो 1500 जीपीएम कूलिंग टावर में जाना चाहिए, पानी इन होना चाहिए, है ना, तो और नहीं ये इन हो रहा है, मान के चलो, तो उसमें आपको 1500 जीपीएम आपको भेजना है, चेक करना है। हो सकता है कि कूलिंग टावर में जो पानी का जीपीएम ज्यादा है वो ज्यादा जा रहा है ना। अब ज्यादा जीपीएम जाएगा तो कूलिंग टावर का टेम्परेचर कम नहीं होगा, है ना, उतना ही रहेगा, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा। तो इसलिए आपको जीपीएम देखना है, जितना जीपीएम देना है आपको, जितना डिजाइन है उतना ही आपको मेंटेन करना है। दूसरा क्या करना है? इंस्पेक्ट फिल मटेरियल, आपको जवाब देना है कि जो फिल्स मटेरियल है उसको हमें चेक करना है। फिल्स मटेरियल आपको पता है इस तरह के छोटे छोटे होल्स होते हैं उसमें, इस तरह के से छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो चोक हो जाते हैं, गंदगी डस्ट ये सब आ जाता है, फंगस आ जाते हैं, वो अब चोक हो जाते हैं। अब जब ये चोक हो जाएंगे तो हवा इनसे पास नहीं होगी, हवा पास नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ठंडा नहीं होगा पानी, है ना। तो ये आपको देखना है। अब मान के चलो आपका ये भी ठीक है, तो आपको देखना है कि फैंस का स्पीड, है ना, इंस्पेक्ट फैंस स्पीड, कूलिंग टावर का जो फैन है वो अपने सही स्पीड पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसका उसके अंदर जो गियर बॉक्स है वो गियर बॉक्स खराब हो गया है, या आपने अगर बेल्ट और पुली का लगा रखा है, बेल्ट और पुली से चलाने के लिए लगा रखा है फैन को, उस तरह का फैन है, तो हो सकता है बेल्ट लूज है आपका, पुली लूज है, तो वो चेक करना है आपको। चौथा आपको चेक करना, चेक वाटर क्वालिटी, पानी का हार्डनेस तो ज्यादा नहीं है ना। पानी का अगर हार्डनेस ज्यादा आ रहा है तो आपका क्या होगा, ये जो है ज्यादा यहाँ पे वो बनेंगे आपके, क्या बोलते हैं, इसके प्रोडक्ट्स बनेंगे हार्डनेस से, एल्गे वगैरह बनेगा, है ना, वो तो स्केलिंग फॉर्म स्केल बनेगा, स्केल फॉर्मेशन होगा। तो आपको पानी का क्वालिटी भी चेक करना है। ठीक है, एडजस्ट फैन ब्लेड एंगल और एयर फ्लो, अगर एयर फ्लो कम है आपका, कूलिंग टावर में जितना हवा जाना चाहिए था, जितना सीएफएम जाना चाहिए था कूलिंग टावर में फैन के थ्रू, अगर उतना सीएफएम नहीं जाना है तो आपको फैन के ब्लेड का एंगल एडजस्ट करवाना पड़ेगा। तो ये 5 चीज 6 चीज आप कर सकते हैं। छठी चीज आपको देखना है, प्रॉपर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू फिल्स। क्या होता है कभी कभी कि आपका जो कूलिंग टावर होता है ना, तो फिल्स में पानी एक ही जगह पे गिर रहा होता है ना। इतनी पूरी फिल्स है लेकिन पानी यहाँ नहीं गिर रहा है, यहाँ थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, और एक जगह पे पूरा धार की तरह गिर रहा है, बाढ़ की तरह आ रहा है। तो इससे क्या होता है, तो भी इससे आपकी इफिशियंसी डाउन हो जाती है, अप्रोच आपकी बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि पानी ठंडा नहीं होगा, सारा पानी यहीं पे गिर रहा है। पानी को प्रॉपर छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बांटना है, उसका काम फिल्स का करना है। अगर नोजल हो सकता है यहाँ पे निकल गई है तो एक ही जगह पानी गिरेगा, प्रॉपर पानी हर एक फिल्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो ये भी आपको चेक करना है। इस तरह से आपको जवाब देना है कि कूलिंग टावर की अप्रोच बढ़ने पे हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, ना। चेक वाटर फ्लो रेट्स, इंस्पेक्ट फिल्म मटेरियल, इंस्पेक्ट फैंस स्पीड, चेक वाटर क्वालिटी,
एडजस्ट फैन ब्लेड एंगल और एयर फ्लो, प्रॉपर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू फिल्स। तो ये क्लियर हो गया आपको, है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं, व्हाट इज द वर्क ऑफ फ्लो स्विच। वो आप लोगों को मालूम होगा बट फिर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पूछता है कि फ्लो स्विच जो हम चिलर में लगाते हैं उसका क्या काम है और उसको कहाँ लगाते हैं। तो ये आपके सामने फ्लो स्विच है ना, एफएस लिख कर आता है ड्राइंग में। ये आपके सामने फ्लो स्विच है। फ्लो स्विच में आप देखेंगे इस तरह का फ्लो स्विच होता है, उसमें एक पत्ती लगाई जाती है। इस फ्लो स्विच को जो हमारा पाइप होता है उसमें इस तरह से यहाँ पे एक सॉकेट वेल्ड की जाती है ना, और यहाँ पे फ्लो स्विच को इंस्टॉल किया जाता है। ये पत्ती ऐसे नीचे आ जाती है। अगर पानी इस तरह से फ्लो होता है तो पत्ती पे पानी लगती है, और पानी जो पत्ती पे लगता है और पत्ती इस तरह से ऐसे टिल्ट हो जाती है ना। जैसे ही टिल्ट होती है पत्ती, यहाँ पे एक तरह से स्विच होता है, वो कॉन्टेक्ट में आ जाता है, और ये यहाँ से एक वायर निकलती है। वायर हमारे चिलर के पैनल पे जाती है और चिलर को कमांड देती है कि पानी इसमें अंदर फ्लो हो रहा है। तो फ्लो स्विच एक तरह का डिवाइस है जो चिलर को बताता है कि पानी फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब पानी कितना फ्लो हो रहा है, कितना जीपीएम जा रहा है, वो इसके बताने का काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सिग्नल देती है चिलर को कि पानी फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह से काम करता है। या देखेंगे ये पैडल टाइप ऑफ फ्लो स्विच है, जिसमें वो आप देख रहे हैं ना सॉकेट बना हुआ, मैंने आपको बताया। ये पत्ती नीचे आती है, इस तरह से पानी अगर आपका फ्लो होगा तो ये पत्ती ऐसे टेढ़ी हो जाती है। ये स्विच आप देख रहे हैं ये क्लोज हो जाता है और ये सिग्नल आगे चिलर में चला जाता है। अब इसको कहाँ लगाया जाता है, ये आउटलेट पे, चिलर के आउटलेट पे लगाया जाता है ना। ये चिलर के आउटलेट पाइप पे लगाया जाता है। दो पाइप होते हैं, इनलेट और आउटलेट, वहां पे इसको लगाया जाता है। ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोगों ने काफी पूरी वीडियो देखी होगी थॉरोली, और इसी तरह से आपको जवाब देना है। कोई और आपके क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, टाइप कीजिए अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, वो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।